Hello, students. Welcome. Good morning to all of you. Last time we started our new chapter, sound, and we learnt about production of sound and propagation of sound. We also learnt about compression and rarefaction. ठीक है, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ. कंप्रेशन और रेयरफेक्शन क्या था कि जहाँ पे प्रेशर है वो हाई है, यानी जो पार्टिकल्स है, वाइब्रेट पार्टिकल्स, वो एक दूसरे से बहुत ही क्लोजर है, तो उसे कहेंगे कंप्रेशन. और जो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं तो उसे कहेंगे रेयरफेक्शन. ठीक है, सो ये सिंपल सा डेफिनेशन आपको याद रखना होगा. ये जो है 12.2.1 ये हमारे सिलेबस में नहीं है. ओके, रिवीजन होगा तो मैं डायरेक्टली आपको कह दूंगा. और अब हम करेंगे 12.2.2 साउंड वेव्स आर लॉन्जिट्यूडनल वेव्स. अब मान लीजिए कि डायरेक्टली मैं आपको कह रहा हूँ कि ये एक स्प्रिंग है. ठीक है, इसको स्लिंग की भी बोल सकते हैं. सो मान लीजिए एक स्प्रिंग है, उसका एक हैंड है वो हम एक तरफ से हम स्ट्रेचिंग करेंगे, और दूसरा जो हैंड है वो हम दूसरे फ्रेंड्स को कहेंगे कि वहाँ से वो खींचे. सो क्या होगा? सो यहाँ पे इसकी जो मूवमेंट होगी वो आगे पीछे होगी. ठीक है, सो यहाँ पे कहीं पे आपको ज़्यादा नज़दीक है वो स्प्रिंग दिखाई दे रही है, कहीं पे भी गैप दिखाई दे रहा है, तो वो क्या है? वो हमारा कंप्रेशन और रेयरफेक्शन ही है. ठीक है, देखिए पॉइंट वही है, बात वही है, लेकिन अलग वर्ड्स में है. और सिर्फ मैं आपको ऊपर से मैं डायरेक्टली आपको पूरा जो टॉपिक का ओवरव्यू है मैं आपको दे देता हूँ. यहाँ पे देखिए, द रीजन से बिकम क्लोजर आर कॉल्ड कंप्रेशन. जहाँ पे वो सब क्लोजर है उसे क्या कहेंगे? कंप्रेशन. और जो रीजन है उसमें जो कोइल्स है वो फर्दर अपार्ट आर कॉल्ड रेयरफेक्शन. एक दूसरे से दूर जा रही है तो उसे क्या कहेंगे? रेयरफेक्शन. ठीक है, अब कंप्रेशन और रेयरफेक्शन है, ये सीरीज कंटिन्यूसली चलती जाएगी. कंप्रेशन रेयरफेक्शन. ठीक है, सो अगर हम इसकी कंपैरिजन अगर करते जाए तो ये जो उनकी जो डायरेक्शन होती है वो आगे या पीछे की ओर होती है, टू एंड फ्रो. ठीक है, अप डाउन नहीं होती है. क्या होती है? टू एंड फ्रो. जो जिसकी टू एंड फ्रो होती है, ठीक है, सामने की साइड, तो उस वेव्स को हम बोलेंगे लॉन्जिट्यूडनल वेव्स. देखिए यहाँ पे डेफिनेशन है, और अभी इसके बाद एक और वेव्स है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले ये लर्न कर लो. इसको कहेंगे लॉन्जिट्यूडनल वेव्स. ठीक है, और ये जो लॉन्जिट्यूडनल वेव्स है वो अपनी डायरेक्शन में पैरेलल होते हैं, वो हमें पता है क्योंकि एक ही डायरेक्शन में होते हैं. ठीक है, और द पार्टिकल्स डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, बट दे सिंपल ऑसिलेट बैक एंड फोर्थ अबाउट देयर पोजीशन ऑफ रेस्ट. वो उसके जो पार्टिकल्स है वो कहीं मूव नहीं हो रहे हैं एक प्लेस से दूसरी जगह, लेकिन उसके जो ऑसिलेट है वो बैक एंड फोर्थ कंटिन्यूसली उसकी पोजीशन है वो चेंज होती रहेगी. ठीक है, सो इसे हम क्या कहेंगे? लॉन्जिट्यूडनल वेव्स. अब हम एक दूसरा वेव से वो लर्न करेंगे, वो क्या है? उसको बोलेंगे ट्रांसवर्स वेव. अब ये ट्रांसवर्स वेव क्या है? ट्रांसवर्स वेव है, उसमें इनकी जो डायरेक्शन होती है वो पैरेलल नहीं होती है. तो उसकी जो डायरेक्शन होती है क्या होती है? अप एंड डाउन उसकी पोजीशन है. हमारे पास वो बच्चों के खिलौने आते हैं, हमारे पास वो स्प्रिंग जैसा होता है, तो हम क्या करते हैं? हम उससे प्लेइंग करते हैं. ठीक है, तो शायद या हम अप डाउन करते हैं या हम सामने की ओर फेंकते हैं. तो जब हम अप डाउन उसका जो ऑसिलेशन है वो अप और डाउन साइड करेंगे, तो उस वेव्स को हम कहेंगे ट्रांसवर्स वेव. समझ में आ गया आपको? आपको दोनों के डिफरेंस अगर पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए. ठीक है, और आपको यहाँ पे मैं
यहाँ पे एक वर्ड है जो आपको, जो वेव्स होंगे वो परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है, परपेंडिकुलर होंगे। सो इसलिए हम डेफिनेशन में हम लिख सकते हैं कि ये ट्रांसवर्स वेव है। जो लॉन्जिट्यूडनल वेव्स थे उसमें क्या था, पैरेलल था, ठीक है, कोई भी साउंड वेव्स है तो वो पैरेलल थे, और इसमें क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गए। सो ये मेन डिफरेंस है जो हमें याद रखना है, क्योंकि उससे क्या होता है कि उस पे प्रेशर पे, तो उससे सभी में इफेक्ट, उसकी डेंसिटी है तो उसमें चेंज होगा, ठीक है। तो एक ये बात याद रखनी है, और साथ साथ एक यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया गया है, लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव, बट फॉर लाइट द ऑसिलेशन आर नॉट ऑफ द मीडियम पार्टिकल्स ऑफ देयर वेव। ओके, हाँ, यहाँ पे लाइट का एग्जांपल है कि लाइट क्या है, ट्रांसवर्स वेव है। अगर आपको एग्जांपल पूछा जाए कि ट्रांसवर्स वेव्स का कोई एक एग्जांपल दे दीजिए, तो आपको लाइट लिख देना है, ठीक है, क्योंकि लाइट में द ऑसिलेशंस आर नॉट ऑफ द मीडियम पार्टिकल्स और देयर प्रेशर और डेंसिटी। इट इज़ नॉट अ मैकेनिकल वेव। यू विल कम टू नो मोर अबाउट ट्रांसवर्स वेव इन हायर क्लासेस। ज़्यादा तो हम आगे के स्टैंडर्ड में लर्न करेंगे, लेकिन ये जो लाइट वेव्स होते हैं उनके जो ऑसिलेशन है, ठीक है, तो वो मीडियम्स के पार्टिकल होते हैं, अदरवाइज उसका कोई प्रेशर होता है या फिर डेंसिटी होती है, तो उसके लिए कुछ भी उसमें चेंज नहीं होता है, ठीक है। इसलिए इनके जो वेव्स है वो मैकेनिकल वेव्स हम इसे नहीं कह सकते। सो ये सिर्फ हमें याद रखना है। अब बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ साउंड वेव। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ साउंड वेव में 3 टॉपिक्स है, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड एंड स्पीड। फिर से एक बार, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड एंड स्पीड। अब ये तीनों वर्ड्स आपको पता होने चाहिए कि इनको क्या क्या कहते हैं। चलिए मैं बताता हूँ कि आपको क्या क्या याद रखना है। अब देखो, डायरेक्टली मैं आपको शॉर्ट में कहूँगा, शॉर्ट में यानी आपको जो वर्ड्स है उसका डिफरेंस है वो मैं आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। वरना आप इतना सारा अगर लाइन टू लाइन जाएंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। आपको पता होना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी यानी क्या, एम्पलीट्यूड यानी क्या, स्पीड यानी क्या, ठीक है। हमारे पास कॉन्सेप्ट होना चाहिए, बेस होना चाहिए। चलिए तो मैं स्टार्ट करता हूँ। मैं डायरेक्टली आपको जो बताने जा रहा हूँ, यहाँ पे फिगर में 12.8 में सबसे पहले ड्रॉ किया गया है, तो हम वो यहाँ पे लर्न करेंगे, सी और आर। अब मान लीजिए यहाँ पे कोई साउंड है, ठीक है, कोई स्पीकर है, तो मान लीजिए कि हम जब कोई भी साउंड अगर हम चला रहे हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी अगर हम ड्रॉ करें तो हमें चार्ट के थ्रू हमें पता चल जाएगा। तो अगर इसकी डेंसिटी है वो इस तरह से हमें जब दिखाई देगी तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पे कंप्रेशन है वो हाई है, उसका प्रेशर हाई होगा तो उसको सी कहेंगे। फिर वहाँ पे आर होगा, ठीक है, तो उसको रेरफेक्शन कहेंगे। अब यहाँ पे आपको याद रखना होगा कि कंप्रेशन के पास पार्टिकल्स जब एक दूसरे से क्लोजर आ जाएंगे तब हम उसको ऊपर की ओर ड्रॉ करेंगे। अब देखो यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे जो ऊपर की तरफ है वो ड्रॉ किया है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे क्रेस्ट। क्या कहेंगे, उसको बोलेंगे क्रेस्ट। और जहाँ पे है वो लो हो जाएगा, ठीक है, जो नीचे की ओर आएगा उसको बोलेंगे ट्रफ, उसको बोलेंगे ट्रफ। सो ये ऊपर लिखा हुआ है, मैं डायरेक्टली आपको यहाँ पे कह देता हूँ, ठीक है। ऊपर की ओर है उसको क्या बोलेंगे, क्रेस्ट, और नीचे की ओर है उसको क्या बोलेंगे, ट्रफ। और याद रखना, यहाँ से एक क्रेस्ट तक दूसरे क्रेस्ट है उसका जो डिस्टेंस होगा उसको कहेंगे वेवलेंथ। मैं यहाँ पे नीचे आपको बता दूँ, ये जो वर्ड है वो, हाँ, यहाँ पे बता देता हूँ, क्या कहेंगे उसे, वेवलेंथ कहेंगे। और वेवलेंथ को इस तरह से देखिए, इसको बोलते हैं वेवलेंथ। इस तरह से हमें रिप्रेजेंट करना है। और उनका ऐसा एकम है वो क्या होगा, मीटर है, और ये ग्रीक लेटर है। सो हमें वेवलेंथ
का जो डेफिनेशन है वो हमें याद रखनी होगी। डेफिनेशन है वो फिर से देख लेते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव कंप्रेसेशन एंड टू कंसेक्यूटिव रेयरफैक्शन, मतलब कि एक के बाद जो दूसरा है, या कंप्रेशन ले लो या रेयरफैक्शन ले लो, तो उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको क्या कहेंगे? वेवलेंथ। अब पता चल गया आपको, ठीक है। अब हमारा जो टॉपिक था वो तो कंटिन्यू है। टॉपिक क्या था हमारे पास? देखिए यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है वो लर्न करनी थी, एम्पलीट्यूड लर्न करना था, तो ठीक है वो लर्न कर लेते हैं। अब फ्रीक्वेंसी में क्या है कि मान लीजिए कि हम कोई ड्रम है, वो मैं डायरेक्टली आपको शॉर्ट में कह रहा हूँ, हाँ, डायरेक्टली कोई ड्रम है, तो ड्रम जब हम बजा रहे होते हैं तो मान लीजिए कि हम 1 सेकंड में कितने हम ड्रम के ऊपर स्ट्राइक करते हैं। जब हम स्ट्राइक करते हो तो 1 सेकंड में 2, 3, 4 कुछ तो हो गए। तो जो एक ओसिलेशन है, ठीक है, जब एक बार हम स्ट्राइक करेंगे तब उससे हम ओसिलेशन कहेंगे, और फिर उसकी जो नंबर्स होगी यानी 3 ओसिलेशन, 4 ओसिलेशन, तो वो जो नंबर्स ऑफ ओसिलेशन है उससे कहेंगे फ्रीक्वेंसी। अब पता चल गया आपको फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं, ठीक है। अगर हम मान लीजिए कि कोई वॉल क्लॉक का लोलक है, तो लोलक लेफ्ट से लेके राइट तक है वो जा रहा है, तो मान लीजिए कि वो 1 मिनट की हम बात करें तो शायद 20, 30 या 60 टाइम्स होगा। चलिए मान लेते हैं कि 60 टाइम लेफ्ट से राइट साइड वो जा रहा है, तो उसकी 1 मिनट के हिसाब से फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 60 हर्ट्ज, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, जो उसका फ्रीक्वेंसी है वो रिप्रेजेंट करेंगे कुछ इस तरह से। अब देखिए थोड़ा सा आप ऐसे करेंगे, ठीक है, तो उसे हम फ्रीक्वेंसी कहेंगे। दिखाई देता है वी जैसा, लेकिन इसे बोलेंगे न्यू, ठीक है, इसको बोलेंगे म्यू बोलेंगे, ठीक है। क्योंकि 1 मिनट, हाँ, दोनों डिफरेंस है इसमें और इसमें, क्योंकि ये आपकी सिलेबस में अभी नहीं आ रहा है। हम इसे बोलेंगे चलिए मैं डिफरेंस क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि दोनों साइन एक दूसरे से मैच है। देखो अगर ये साइन है वो हमारी वाली है, ठीक है, और एक ऐसी साइन होती है, तो इसको बोलेंगे म्यू, और हमारे जो सिलेबस में उसे बोलेंगे न्यू, ठीक है। सो हमें सिर्फ न्यू याद रखना है, ये अभी याद नहीं रखना है, ठीक है। और फिर यहाँ पे द टाइम टेकन बाय 2 कंसेक्यूटिव कंप्रेशन और रेयरफैक्शन टू क्रॉस अ फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड द टाइम पीरियड ऑफ द वेव। अब यहाँ पे दूसरी डेफिनेशन है, उसको कहेंगे टाइम। अब देखिए टाइम क्या है कि 2 कंसेक्यूटिव हम कंप्रेशन लेते हैं, ठीक है, या फिर 2 रेयरफैक्शन ले लो, तो जो फर्स्ट से स्टार्ट होगा फिर वो एंड होगा, तो उसके बीच का जो टाइम है, ठीक है, टाइम पीरियड है, तो उसे कहेंगे द टाइम पीरियड ऑफ द वेव, और उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल टी से। सो यहाँ पे हम फॉर्मूला में वो लिखेंगे न्यू इज इक्वल टू 1/t, और टी है वो सेकंड में होगा और ये न्यू है वो हर्ट्ज में होगा। क्लियर? सो ये आपको याद रखना है, ओके। अब यहाँ पे और कुछ मैं डायरेक्टली आपको बता दूँ कि क्या कहा गया है, कि मान लीजिए कि यहाँ पे लो पिच है और यहाँ पे हाई पिच है। देखिए हम विसल बजा रहे थे तो विसल कितनी लॉन्ग होती है, तो यहाँ पे उसके जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे हमें ज़्यादा देखने को मिलती है, तो वहाँ पे कहेंगे हम हाई पिच है, ठीक है। और जहाँ पे मान लीजिए हम ड्रम बजा रहे हैं तो वो थोड़ी देर के बाद स्टॉप हो जाएगा, तो इससे हम कहेंगे लो पिच, क्योंकि हम इस तरह से उसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमें हाई पिच और लो पिच में डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है। और एक बात मैं यहाँ पे कहूँ कि देखिए द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैक्सिमम डिस्टर्बेंस इन द मीडियम और इधर साइड द मीन वैल्यू इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। एम्पलीट्यूड है वो किसे कहते हैं? मान लीजिए कि आपका कोई डिस्टर्बेंस आ रहा है मैक्सिमम, ठीक है, कोई भी मीडियम में मैक्सिमम आ रहा है, या शायद 2-3 है और हम उसकी मीन ले लेते हैं, हम एवरेज ले लेते हैं, तो फिर हमें जो नंबर्स मिलेगा उसे कहेंगे एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, ठीक है। और एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव को हम ए, कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल ए, ओके।
फिर हमें सिर्फ यहाँ पे जो पैराग्राफ में वो ऐसा कहा गया है कि हमें कोई भी साउंड है तो हमें पता होना चाहिए कि वो साउंड है वो ज़्यादा लाउडर है या ज़्यादा सॉफ्ट है। अगर सॉफ्ट साउंड है तो उसकी पिच क्या होगी, लो होगी, और लाउडर साउंड है तो क्या होगी, पिच ज़्यादा होगी। ठीक है, सो ये डिफरेंस हमें पता होना चाहिए। ओके, अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी वो तो हमें पता ही है। यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि साउंड की जो सिंगल फ्रीक्वेंसी है उसे कहेंगे टोन। ओके, वो तो हमें पता ही, वो कुछ ज़रूरत नहीं है। हमें यहाँ पे सिर्फ एक फॉर्मूला है वो लर्न करना है। चलो फॉर्मूला क्या है वो मैं डायरेक्टली आपको बता देता हूँ। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखो यहाँ पे स्पीड लिया हुआ है, स्पीड को तो हम वी वेलोसिटी ही कहते हैं, इसलिए वी इक्वल टू वेवलेंथ अपॉन टी, तो ये फॉर्मूला है। और यहाँ पे याद रखना कि 1/t इक्वल टू हम न्यू कह सकते हैं, 1/t इक्वल टू न्यू। तो यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा v इक्वल टू वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है याद रखने में तो आप इस तरह से याद रखो। चलो, स्पीड इक्वल टू वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, वेवलेंथ को क्या कहेंगे, इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, और फ्रीक्वेंसी को इस तरह से, और यहाँ पे हमारा v। तो ये सिर्फ फॉर्मूला आप याद रखिए। एग्जाम्पल है वो हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे। अब तब तक के लिए आप इतना है वो लर्न कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू।